प्रिय विद्यार्थियों, एजुसेट प्रसारण में आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है मांग की कीमत लोच का माप, कुल व्यय विधि व आनुपातिक या प्रतिशत विधि द्वारा। तो सबसे पहले मैं आज के व्याख्यान के मुख्य बिंदुओं से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। आज के व्याख्यान के मुख्य बिंदु है कुल व्यय विधि का अर्थ, मांग की इकाई लोच, मांग की इकाई से अधिक लोच, मांग की इकाई से कम लोच, कुल व्यय विधि का तालिका व चित्र द्वारा प्रस्तुतिकरण, आनुपातिक या प्रतिशत विधि का अर्थ व संख्यात्मक उदाहरण। तो सबसे पहले लेते हैं कुल व्यय विधि का अर्थ। मांग की कीमत लोच मापने की कुल व्यय विधि का प्रतिपादन डॉक्टर मार्शल ने किया था। इस विधि के अनुसार मांग की लोच को मापने के लिए यह मालूम करना चाहिए कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस पर किए जाने वाले कुल व्यय में कितना परिवर्तन किस दिशा में होता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मांग की इकाई लोच कब होगी। जब किसी वस्तु की कीमत के कम या अधिक होने से उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात कीमत के कम या अधिक होने से कुल व्यय ज्यों का त्यों रहता है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। इसका एक उदाहरण लेते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये है तो वस्तु की 6 इकाइयों की मांग की जाती है। यदि कीमत बढ़कर 6 रुपये हो जाती है तो मांग कम होकर 5 इकाइयाँ रह जाती है, यानी वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय 30 रुपये ही रहता है। आप देख रहे हैं, कीमत यदि 5 रुपये है तो मात्रा 6, कुल व्यय 30। अगर कीमत बढ़कर 6 रुपये हो जाती है तो मात्रा कम होकर 5 हो जाती है और कुल व्यय 30 ही रहता है। तो मांग की लोच इकाई होगी, यानी इलास्टिसिटी D = 1। अब इसके बाद है इकाई से अधिक लोच। जब किसी वस्तु की कीमत कम होने से कुल व्यय बढ़ जाता है तथा कीमत बढ़ने से कुल व्यय कम हो जाता है, तो उस वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक अर्थात लोचदार होगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये से कम होकर 9 रुपये हो जाती है तो उस वस्तु की मांग 1 इकाई से बढ़कर 2 इकाई हो जाती है। इसे इकाई से अधिक लोचदार मांग कहेंगे। आप देख रहे हैं, कीमत 10, मात्रा 1, तो कुल व्यय 10 × 1 10। यदि कीमत 9 रुपये है तो मात्रा 2, कुल व्यय 18। ये रुपयों में है। तो मांग की लोच इलास्टिसिटी D > 1 अर्थात इकाई से अधिक लोचदार। अब इसके बाद है इकाई से कम लोचदार। जब किसी वस्तु की कीमत कम होने से कुल व्यय कम हो जाता है या कीमत बढ़ने से कुल व्यय बढ़ जाता है, अर्थात कुल व्यय उसी दिशा में परिवर्तित होता है, तो उस वस्तु की मांग की लोच इकाई से कम अर्थात बेलोचदार होगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी वस्तु की कीमत 3 रुपये से कम होकर 2 रुपये हो जाती है तो मांग 8 इकाइयों से घटकर 9 इकाइयाँ हो जाती है। यदि कीमत बढ़कर 4 रुपये हो जाती है तो मांग 7 इकाइयाँ रह जाती है। आप देख रहे हैं, यदि कीमत 3 है तो वस्तु की 8 इकाइयों की मांग की जाती है, तो कुल व्यय होगा 3 × 8 24 रुपये। यदि कीमत कम होकर 2 रुपये हो जाती है तो वस्तु की 9 इकाइयाँ खरीदी जाती है, तो
तो कुल व्यय होगा 2 गुणा 9 बराबर 18 रुपये। और यदि वस्तु की कीमत 3 से बढ़कर 4 रुपये हो जाती है तो मात्रा खरीदी जाती है 7 इकाइयाँ। तो कुल व्यय 4 गुणा 7 28। तो इसका मतलब क्या है कि कीमत बढ़ने से कुल व्यय बढ़ जाता है और कीमत कम होने से कुल व्यय कम हो जाता है। अर्थात कीमत और मांग में जो परिवर्तन है वो एक ही दिशा में है। तो ये होगा इलास्टिसिटी D लेस देन 1, अर्थात इकाई से कम लोचदार। अब इन तीनों स्थितियों को हम एक टेबल द्वारा देखते हैं। टेबल में आप देख रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके बाद प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर। पहले आप देख रहे हैं कि ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी D ग्रेटर देन 1। ये जो एरो का निशान है ऊपर की ओर ये अप और नीचे की ओर डाउन। अगर कीमत बढ़ जाती है तो कुल व्यय कम हो जाता है, कीमत कम होती है तो कुल व्यय बढ़ता है। इसके बाद यूनिटरी इलास्टिक इकाई लोचदार, कीमत अगर बढ़ती है या कीमत कम होती है तो कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक अर्थात इलास्टिसिटी D लेस देन 1। आप देख रहे हैं कि यदि कीमत बढ़ जाती है तो कुल व्यय बढ़ जाता है, कीमत कम होती है तो कुल व्यय कम हो जाता है। तो इसे क्या कहेंगे? इकाई से कम लोचदार। अब इसको एक संख्यात्मक तालिका द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तालिका आप देख रहे हैं, स्थिति दिखाई गई है A, उसके बाद वस्तु की कीमत रुपयों में, मात्रा किलोग्राम में और कुल व्यय रुपयों में, कुल व्यय पर प्रभाव, इसके बाद मांग की लोच। ये वस्तु की कीमत दी हुई है 2 रुपये, तो वस्तु की 4 इकाइयों की मांग की जाती है तो कुल व्यय होगा 8। अगर कीमत 4 रुपये हो जाती है तो वस्तु की 2 इकाइयों की मांग की जाती है तो कुल व्यय 8। अगर कीमत कम होकर 1 रुपया हो जाती है तो वस्तु की 8 इकाइयाँ खरीदी जाती है तो कुल व्यय 8 ही रहता है। यानी कीमत बढ़ने तथा कम होने पर कुल व्यय समान रहता है, कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये क्या है? इकाई लोचदार अर्थात इलास्टिसिटी D इक्वल टू 1। अब इसके बाद आप देख रहे हैं B स्थिति में यदि कीमत 2 है तो 4 इकाइयाँ खरीदी जाती है तो कुल व्यय होगा 8 रुपये। अगर कीमत 4 रुपये हो जाती है तो 1 इकाई की मांग की जाती है तो कुल व्यय 4। और यदि कीमत 1 रुपया हो जाती है तो 10 इकाइयाँ खरीदी जाती है तो कुल व्यय 10 रुपये होगा। तो आप देख रहे हैं कि कीमत बढ़ने पर कुल व्यय कम होता है तथा कीमत कम होने पर कुल व्यय बढ़ता है। तो ये होगा इकाई से अधिक अर्थात इलास्टिसिटी D ग्रेटर देन 1। इसके बाद हम C लेते हैं। अगर कीमत 2 रुपये है तो वस्तु की 3 इकाइयों की मांग की जाती है तो कुल व्यय होगा 6 रुपये। अगर कीमत 4 रुपये है तो 2 इकाइयाँ खरीदी जाती है तो कुल व्यय होगा 8। और अगर कीमत 1 रुपया होती है तो कुल व्यय होगा 4 रुपये, यानी 4 इकाइयों की मांग की जाती है। तो कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ता है तथा कीमत कम होने पर कुल व्यय कम होता है। तो इसे कहेंगे इकाई से कम अर्थात इलास्टिसिटी D लेस देन 1। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इन तीनों स्थितियों का एक चित्र द्वारा प्रस्तुतिकरण करते हैं। ये चित्र आप देख रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर कर्व का। इस चित्र में OX अक्ष पर कुल व्यय, OY अक्ष पर कीमत प्रकट किया गया है। TE टोटल एक्सपेंडिचर कर्व है, यानी कुल
व्यय वक्र। टीई का बीसी भाग जो बीच में आप देख रहे हैं, इलास्टिसिटी डी बराबर है 1। यदि कीमत OM है तो कुल खर्च MC होगा। यदि कीमत बढ़कर ON हो जाती है तो कुल व्यय NB अर्थात MC के बराबर ही रहता है। कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो BC जो भाग है ये इकाई लोचदार है। TE वक्र का जो TB भाग है ऊपर की ओर आप देख रहे हैं, जहां लिखा हुआ है इलास्टिसिटी D ग्रेटर देन 1। यदि कीमत ON है तो कुल व्यय NB है। यदि कीमत बढ़कर OR हो जाती है तो कुल व्यय कम होकर RA रह जाता है। तो ये होगा इकाई से अधिक लोचदार। TE वक्र के नीचे के भाग में आप देख रहे हैं CE, जहां लिखा हुआ है इलास्टिसिटी D लेस देन 1। यदि कीमत OM है तो कुल व्यय MC। यदि कीमत कम होकर OP रह जाती है तो कुल व्यय PD रहता है। यानी कीमत के कम होने से कुल व्यय कम हो जाता है और कीमत के बढ़ने से कुल व्यय बढ़ जाता है। ये होगा इकाई से कम लोचदार मांग। अब इसके बाद हम लेते हैं इसका एक संख्यात्मक उदाहरण। यदि किसी वस्तु की कीमत 6 रुपये प्रति इकाई से कम होकर 3 रुपये प्रति इकाई हो जाती है, इसके फलस्वरूप वस्तु की मांग 30 इकाइयों से बढ़कर 60 इकाइयाँ हो जाती है। कुल व्यय विधि द्वारा मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। तो देखिए, प्राइस ये रुपयों में है, 6, डिमांड 30 है, तो टोटल एक्सपेंडिचर यानी कुल व्यय होगा 6 गुणा 30 180 रुपये। यदि कीमत कम होकर 3 हो जाती है तो डिमांड है 60, यानी कुल व्यय 3 × 60 180 रुपये। तो जैसा आप देख रहे हैं कि कीमत के कम या अधिक होने से कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, समान रहता है। तो ये क्या है? मांग की लोच इकाई है। इलास्टिसिटी D = 1। अब इसके बाद हम लेते हैं आनुपातिक या प्रतिशत विधि का अर्थ। मांग की लोच को मापने की दूसरी विधि आनुपातिक या प्रतिशत विधि है। इस विधि का वर्णन सबसे पहले डॉक्टर मार्शल ने किया था। इस विधि के अनुसार मांग की लोच का अनुमान लगाने के लिए मांग में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन से भाग कर दिया जाता है। अब इसके बाद हम करेंगे आनुपातिक या प्रतिशत विधि द्वारा मांग की लोच को मापने का सूत्र। इलास्टिसिटी D बराबर है, ये आप पहले भी कर चुके हैं। इलास्टिसिटी D बराबर है माइनस मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। तो ये बराबर है मांग में परिवर्तन बटा प्रारंभिक मांग अपॉन कीमत में परिवर्तन बटा प्रारंभिक कीमत। मांग में परिवर्तन है, ये होगा Q1 माइनस Q अपॉन Q, यानी डेल्टा Q अपॉन Q।
और इसके बाद जो कीमत में परिवर्तन है ये होगा P1 माइनस P और बटा P। तो P1 माइनस P बराबर है डेल्टा P अपॉन P। ये बराबर है माइनस डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P, अर्थात ED बराबर है माइनस P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। यहाँ Q बराबर है प्रारंभिक मांग, Q1 बराबर नई मांग, P प्रारंभिक कीमत, P1 नई कीमत, डेल्टा Q Q1 माइनस Q अर्थात मांग में परिवर्तन, डेल्टा P P1 माइनस P अर्थात कीमत में परिवर्तन। जो ये चिन्ह देख रहे हैं डेल्टा का, यह चिन्ह परिवर्तन का है या चेंज इन का है। आपने देखा सूत्र में कि सूत्र से पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो मांग की लोच के सूत्र से पहले जो ये माइनस का चिन्ह है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? प्रिय विद्यार्थियों, जैसा आपने मांग के नियम में पढ़ा है कि कीमत तथा मांग की मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है कि कीमत के कम होने पर मांग अधिक की जाती है और कीमत के अधिक होने पर मांग कम की जाती है। तो कीमत तथा मांग की मात्रा में विपरीत संबंध होने के कारण ही सूत्र में माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी सूत्र से पहले माइनस चिन्ह लगाते हैं। यह जो चिन्ह है ये स्वमेव निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि मांग या कीमत में से कोई एक सदैव माइनस के रूप में आता है तथा गणित शास्त्र के अनुसार माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस स्वयं सिद्ध है। अतः सूत्र के पहले माइनस चिन्ह लगाने से माइनस चिन्ह की अवहेलना करने के तर्क से बचा जा सकता है, और विशेषकर जब मांग की लोच के गुणांकों की तुलना करनी होती है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम संख्यात्मक प्रश्न करते हैं। तो ये देखिए, एक वस्तु की कीमत 10 रुपये प्रति इकाई से बढ़कर 20 रुपये प्रति इकाई हो गई। परिणाम स्वरूप उसकी मांग 100 इकाइयों से घटकर 50 इकाइयाँ हो जाती है। वस्तु की मांग की कीमत लोच निकालिए। आपने सूत्र देखा है कि मांग की लोच या इलास्टिसिटी D बराबर है माइनस P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। तो इस उदाहरण में, संख्यात्मक प्रश्न में आप देख रहे हैं कि P बराबर है 10, यानी कि वस्तु की प्रारंभिक कीमत 10 रुपये है, और P1 जो नई कीमत है वो 20 रुपये। Q प्रारंभिक मांग 100 इकाइयाँ और Q1 नई मांग 50 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा P और डेल्टा Q निकालेंगे। डेल्टा P बराबर है P1 माइनस P, अर्थात 20 माइनस 10 बराबर 10, और डेल्टा Q बराबर है Q1 माइनस Q, अर्थात 50 माइनस 100, तो बराबर है -50। सो इलास्टिसिटी D बराबर माइनस, अब वही सूत्र लगाएंगे, P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P वाला। तो ED बराबर है -10 अपॉन 100 इंटू -50 अपॉन 10।
तो ये 10 से 10 कट जाएगा और 0 से 0, 5 दूनी 10, 1/2 बराबर 0.5, अर्थात इलास्टिसिटी D लेस देन 1, अर्थात इकाई से कम लोचदार। अब इसके बाद यदि किसी वस्तु की मांग की पिछली मात्रा 100 इकाई थी, वस्तु की कीमत में 5 रुपये की वृद्धि होने से मांग की मात्रा में 5 इकाई की कमी हो गई। मांग की लोच 1.2 है। परिवर्तन से पहले कीमत निकालिए। हम यहाँ पर परिवर्तन से पहले की जो कीमत है उसको वैसे मान लेते हैं। माना परिवर्तन से पहले कीमत x है, तो इलास्टिसिटी D का जो सूत्र है वो आपको पता है, -P/Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। तो यहाँ दिया हुआ है इलास्टिसिटी D बराबर है 1.2, P बराबर है, हमने माना था अभी x, Q 100 डेल्टा P यानी P1 माइनस P, अर्थात कि दिया हुआ है 5, डेल्टा Q बराबर है -5। तो इलास्टिसिटी D बराबर है, वही सूत्र हम लगाएंगे। इलास्टिसिटी D इसमें दिया हुआ है 1.2 बराबर -x अपॉन 100 इंटू -5 अपॉन 5, यानी 1.2 बराबर है, ये 5 से 5 कट जाएगा, तो ये 1.2 बराबर x बटा 100। तो x बराबर है, तो ये 100 इंटू 1.2 बराबर 120। तो कीमत क्या आएगी इसकी? 120 रुपये, यानी परिवर्तन से पहले की कीमत 120 रुपये है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, यदि पुस्तकों के सस्ते संस्करणों की मांग लोचदार है तो कीमत कम होने पर कुल व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके 4 विकल्प है। A, कुल व्यय बढ़ेगा, B, कुल व्यय कम होगा, C, कुल व्यय स्थिर रहेगा, और D, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सोचिए, इसका सही आंसर होगा A, कुल व्यय बढ़ेगा, क्योंकि जब वस्तु की मांग लोचदार होती है तो कीमत कम होने पर कुल व्यय बढ़ता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु की कीमत कम होने से कुल व्यय कम हो जाता है और कीमत बढ़ने से कुल व्यय बढ़ जाता है, तो मांग की लोच होगी। 4 विकल्प है। A, इकाई लोच, B, इकाई से अधिक लोच, C, इकाई से कम लोच, D, पूर्णतः बेलोचदार। तो इसका सही आंसर होगा C, इकाई से कम लोच, क्योंकि आपने अभी पढ़ा था कि कुल व्यय, अगर कीमत कम होने से कुल व्यय कम हो जाए और कीमत बढ़ने से कुल व्यय बढ़ जाए या एक ही दिशा में होता है परिवर्तन, तो वो इकाई से कम लोच होता है। प्रश्न नंबर 3, यदि किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये से बढ़कर 7 रुपये हो जाती है तो मांग 30 इकाइयों से घटकर 20 इकाइयाँ रह जाती है, तो कुल व्यय विधि द्वारा मांग की लोच होगी। इसके 4 विकल्प। A, इकाई लोच, B, इकाई से अधिक लोच, C, इकाई से कम लोच, D, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर होगा बी, इकाई से अधिक लोच। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यदि कीमत 5 रुपये है तो मांग 30 है, तो कुल व्यय होगा 150 रुपये, और यदि कीमत बढ़कर 7 रुपये हो जाती है तो 20 इकाइयों की मांग की जाती है, तो कुल व्यय होगा 7 × 20 140 रुपये। तो कीमत के बढ़ने से जब कुल व्यय कम हो जाता है और कीमत के कम होने से कुल व्यय बढ़ता है तो ये इकाई से अधिक लोचदार होती है। प्रश्न नंबर 4, यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का वस्तु पर किए जाने वाले व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो इसे कहेंगे। 4 विकल्प: ए, इकाई लोच; बी, इकाई से अधिक लोच; सी, इकाई से कम लोच; डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, इकाई लोच, क्योंकि जब कीमत में परिवर्तन होने से कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कुल व्यय ज्यों का त्यों रहता है, तो वो इकाई लोच होती है। प्रश्न नंबर 5, जब किसी वस्तु की कीमत और कुल व्यय में परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है तो मांग की लोच होगी। ए, इकाई लोच; बी, इकाई से अधिक लोच; सी, इकाई से कम लोच; डी, पूर्णतः बेलोच। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इकाई से अधिक लोच, क्योंकि इसी में कीमत और कुल व्यय में परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है। नेक्स्ट, मांग की लोच के सूत्र से पहले माइनस चिन्ह का प्रयोग दर्शाता है। इसके विकल्प है: ए, मांग और कीमत के विपरीत संबंध को; बी, मांग और कीमत के धनात्मक संबंध को; सी, मांग और कीमत में संबंध के अभाव को; और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, मांग और कीमत के विपरीत संबंध को। नेक्स्ट, एक वस्तु की कीमत 10% गिर जाने से इसकी मांग 100 इकाइयों से बढ़कर 120 इकाइयाँ हो जाती है, तो मांग की लोच निम्न में से क्या होगी? ए, 2, बी, 3, सी, 1, डी, 4। तो इसका सही आंसर है ए, 2, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो मांग में प्रतिशत परिवर्तन है वो 20 है और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 10। तो मांग की लोच निकालने के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, तो 20/10 अर्थात 2। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये व्याख्यान था और इसके बाद आप घर जा कर के प्रश्न ये तैयार करें और होमवर्क के लिए आप 2 प्रश्न नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।